दिग्गजों की टक्कर, दरार का प्रकोप। ग्रोबान द्वारा 5 झीलों का नक्शा दिखाते ही पूरी इमारत में गहरा तनाव फैल गया। हर दल, हर योद्धा, हर रैंक, सबकी नजरें नक्शे पर गड़ी थीं, क्योंकि इसका मतलब था अब असली टक्कर की शुरुआत होने वाली थी। 5 झीलों का रहस्य और पहली हलचल। नक्शे में 5 चमकते बिंदु थे, हर एक दिग्गजों की दरार के भीतर, अलग अलग दिशाओं में। ग्रोबान ने आगे कहा, इन झीलों तक पहुंचने का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। इस दरार में इस बार सिर्फ झीलें ही नहीं बनी, कुछ और भी जागा है। उसकी बात में ऐसा भय था कि अनुभवी योद्धाओं तक की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रिमी ने ऊपर से ही गहरी आवाज में पूछा, कुछ और? मतलब क्या? ग्रोबान ने गंभीर होकर कहा, इस साल की दरार में पहली बार प्राचीन जानवरों की आत्माधाराएं जागी हैं। अगर किसी भी योद्धा ने बिना तैयारी के उनका सामना किया तो वो जिंदा बाहर नहीं आएगा। हॉल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। 2 ध्रुवांश पर सभी की निगाहें। लिखार अभी भी नीचे खड़ा था, उसकी आंखें धधक रही थीं। उसे ध्रुवांश की ओर देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि तीसरे पड़ाव का मोगना उसकी बराबरी में खड़ा है। लिखार ने ध्रुवांश की तरफ देखते हुए धीमे से कहा, झीलें मेरी हैं। रास्ते में आया तो मिटा दूंगा। ध्रुवांश सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी तूफान से पहले होती है। उस मुस्कुराहट ने लिखार का गुस्सा और भड़का दिया। वान्या ने ध्रुवांश के बाजू पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहा, लगता है तूने कम समय में काफी दुश्मन बना लिए हैं। ध्रुवांश ने जवाब दिया, दुश्मन बनाना नहीं, असली ताकत पहचानना सीख गया हूं। वान्या की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ध्रुवांश अंदर से बदल रहा है। तेजी से। 3 लाल कपड़ों वाली लड़की का इशारा। लाल कपड़ों वाली लड़की रेमिया, जो नई पीढ़ी की दूसरी सबसे शक्तिशाली योद्धा थी, कांच के किनारे खड़ी नीचे देख रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, रिमी, मुझे लगता है झीलों तक पहुंचने से पहले कई मजेदार चीजें होंगी। रिमी ने ठंडे स्वर में कहा, मजेदार? मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूं कि कौन वाकई लायक है प्राचीन खून पाने का। दोनों की नजरें अचानक वान्या और ध्रुवांश पर टिक गईं। रिमी ने फुसफुसाते हुए कहा, उस लड़की में कुछ अजीब है। रेमिया ने कहा, हाँ, उसकी चेतना में एक ऐसी गर्मी है जो किसी साधारण योद्धा में नहीं होती। दोनों के बीच एक पल की खामोश समझदारी बनी। 4 नक्शे में हलचल, दरार का खुलना शुरू। अचानक नक्शे में रखे 5 बिंदु जोर जोर से चमकने लगे। ग्रोबान चौंक गया। दरार अभी से हिलने लगी? यह बहुत जल्दी है। पूरी इमारत हिलने लगी। फर्श कांप उठा। दीवारों पर बने आभामंडल टूटकर बिखरने लगे। लिखार ने ऊपर देखते हुए कहा, दरार खुल रही है। ध्रुवांश के कानों में एक भारी गूंजन जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। 5 ध्रुवांश की चेतना में प्राचीन आवाज। इमारत हिलने के बीच ध्रुवांश के चारों ओर बिजली खुद ब खुद उभरने लगी। वान्या ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ध्रुवांश कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह स्थिर हो गया। अचानक एक गहरी, प्राचीन आवाज उसकी चेतना में गूंजी, वापस आए हैं तुम। इस बार देर मत करना। ध्रुवांश की सांसें एक पल रुक गईं। उसके दिमाग में किसी विशाल जानवर की धुंधली आकृति दिखी। 4 हाथों वाला, नील बिजली में लिपटा। वो चौंककर पीछे हट गया। वान्या ने तुरंत पूछा, क्या हुआ?
ध्रुवांश हांफते हुए बोला, किसी ने मेरा नाम लेकर बुलाया। वान्या भी पहली बार थोड़ा गंभीर हो गई। ऐसा अनुभव किसी साधारण योद्धा को नहीं होता। दरार का द्वार खुलता है। ग्रोबान ने चिल्लाते हुए कहा, सभी योद्धा तैयार हो जाओ, दरार अभी खुलने वाली है। अगले ही पल पूरी पहाड़ी से एक भूकंप कंपन उठा। ऊपर की चट्टानें फट गईं और इमारत के सामने जमीन दो हिस्सों में टूटकर अलग हो गई। एक विशाल गोल दरवाजा, जैसे किसी दैत्य ने धरती को अंदर से धकेलते हुए बाहर निकाला हो, धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से भयानक रोशनी और धुएं की लपटें ऊपर उठने लगीं। सभी योद्धा भय और उत्सुकता के बीच खड़े थे। ग्रोबान की अंतिम चेतावनी। ग्रोबान ने हाथ उठाकर सभी को रोकते हुए कहा, सुन लो, इस बार की टक्कर पहले से 100 गुना ज्यादा भयानक होगी। अंदर प्रवेश करते ही दल टूट जाएंगे। झीलें अलग अलग दिशाओं में होंगी। जो पहले पहुंच गया वही अपना भविष्य तय करेगा। फिर उसने जोड़ा, और याद रखो, इस दरार में इस बार कोई नियम नहीं है। सभी योद्धाओं की आंखों में एक ही चमक थी, लालच, ताकत, प्रतिशोध और अपराजेय बनने की आग। 8 ध्रुवांश बनाम लिखार। पहला कदम। दरार का द्वार पूरी तरह खुलते ही ध्रुवांश और लिखार दोनों आगे बढ़े, एक दूसरे के कंधे से कंधा टकराते हुए। लिखार ने फुसफुसाकर कहा, दरार में कोई देखेगा भी नहीं। तब क्या करेगा तू? ध्रुवांश बिना पलटे बोला, वहीं पता चलेगा असली डरपोक कौन है। वान्या पीछे हंसते हुए बोली, चलो मजा आएगा। बहुत। 9 दरार में पहला कदम। अंत की शुरुआत। सभी योद्धा तेजी से अंदर कूदने लगे। रेनिया, रिमी और उनके दल भी हवा में छलांग मारते हुए दरार में समा गए। ध्रुवांश ने आखिरी बार पीछे देखा। पूरी दुनिया धुंधली लग रही थी। और फिर वो भी कूद गया। दरार की अंधेरी गहराइयों में उतरते हुए उसे सिर्फ एक बात महसूस हुई, अंदर कुछ उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। दिग्गजों की टक्कर। दरार का पहला दैत्य। दरार के अंदर कदम रखते ही दुनिया एकदम बदल चुकी थी। बाहर पहाड़ी की ठंडी हवा थी, लेकिन अंदर उतरते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी अग्निगुफा में पहुंच गए हों। चारों तरफ लाल धुआं, गहरी चीखों जैसी हवाएं और जमीन इतनी गर्म कि अगर चेतना शक्तियां ना लगाई होती तो हर योद्धा के पैर पिघल जाते। ध्रुवांश, वान्या और लिखार तीनों तेजी से नीचे गिरते जा रहे थे। लेकिन यहां नीचे जाना किसी खाई में गिरना नहीं, बल्कि दरार के पेट में उतरना था। एक दरार का उल्टा गुरुत्वाकर्षण। अचानक ध्रुवांश को एहसास हुआ, वो गिरे नहीं थे, बल्कि दरार उन्हें खींच रही थी। जितनी देर वो गिरते गए उनके शरीर पर दबाव बढ़ता गया। वान्या ने चिल्लाकर कहा, धर्ष, चेतना से शरीर ढक वरना हड्डियां चटक जाएंगी। ध्रुवांश ने तुरंत अपनी बिजली को बढ़ाया। चमकदार नीला आभा उसके शरीर पर छा गई। लिखार को देखो तो वो बिना संघर्ष के नीचे जा रहा था। उसकी आंखें बंद, चेहरा शांत, जैसे उसके लिए यह सब खेल जैसा हो। अचानक वह बोला, कमजोर लोग यहां पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। उसने आंखें खोली, लाल जलती हुई आंखें। वान्या ने ताना मारते हुए कहा, चलो, मरने वालों की लिस्ट में पहले तू नहीं है। अच्छा है। लिखार मुस्कुरा दिया, खतरनाक मुस्कान। भूमि नहीं, एक खतरनाक जंगल।
कुछ देर बाद गिरने की गति धीमी हुई। नीचे जमीन दिखने लगी, काली जली हुई मिट्टी, और उसके ऊपर राख जंगल, काले पेड़ बिना पत्तों के, उनकी शाखाएं इंसानी हाथों जैसी। जैसे ही तीनों जमीन पर उतरे, पेड़ों ने जोर से हिलना शुरू कर दिया। उनकी शाखाएं खड़खड़ाते हुए ध्रुवांश की ओर बढ़ने लगीं। ध्रुवांश ने हाथ उठाया, नीली बिजली निकली और पूरा पेड़ चटक कर गिर गया। वान्या ने कहा, ये पेड़ जीवित हैं, चेतनाओं पर पलते हैं। लिखार ने हंसते हुए कहा, तुम्हें जंगल दिख रहा है, मुझे तो बस कीड़े दिख रहे हैं। उसकी उंगली से आग निकली और सामने के 10 पेड़ राख में बदल गए। पहला दैत्य राखभक्षी। पेड़ों के गिरते ही जमीन फटने लगी। अंदर से गहरी गरज सुनाई दी। वान्या ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, धर्ष, कुछ बड़ा आने वाला है। धरती 2 हिस्सों में टूट गई और दरार से बाहर आया एक विशाल दैत्य, जिसका शरीर राख और पत्थर से बना था। 4 हाथ, आधी जली हुई खोपड़ी, सीने में लाल आग जलती हुई। उसकी गुर्राहट ने पूरा धरार जंगल हिला दिया। लिखार ने तुरंत अपनी उंगलियों में आग जलाई और बोला, ये मेरा शिकार है। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम रखा, दैत्य ने दाईं तरफ मुड़कर सीधे ध्रुवांश को देखा। उसकी जलती आंखों में एक ही शब्द उभरा, तुम। ध्रुवांश चौंक गया। वो दैत्य उसे पहचान रहा था। लिखार चीखा, अरे, मैंने कहा था ये मेरा शिकार। वान्या बोली, शायद यह दैत्य वही है जिसने तुम्हें चेतना में पुकारा था। ध्रुवांश की सांसें भारी हो गईं। दैत्य का हमला और डरावना सच। दैत्य ने एक हाथ उठाया और उसकी कलाई से काले धुएं का गोला निकलकर तेजी से ध्रुवांश की तरफ उड़ा। ध्रुवांश ने बिजली का ढाल बनाया, पर धुआं ढाल से टकराते ही शक्ति को चूसने लगा। ध्रुवांश चिल्लाया, ये मेरी शक्ति खींच रहा है। वान्या ने आवाज लगाई, धर्ष पीछे हट। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दैत्य ने अपना दूसरा हाथ गिराया, जैसे कोई बवंडर जमीन पर मार रहा हो, और पूरा क्षेत्र हिल गया। ध्रुवांश पीछे फेंका गया। जोर से। लिखार ने मुंह बनाते हुए कहा, वो तीसरे पड़ाव वाले की यही औकात है। उसने दैत्य पर आग फेंकनी चाहिए, लेकिन दैत्य ने आंखें लाल कर ली और एक ही दहाड़ में लिखार को पीछे धकेल दिया। रेमिया और रिनी दूर ऊपरी चट्टानों से यह सब देख रही थीं। रिनी ने कहा, यह दैत्य सिर्फ किसी एक पर प्रतिक्रिया दे रहा है। रेमिया बोली, हाँ, और वो एक है ध्रुवांश। दैत्य की सच्चाई, ध्रुवांश का रहस्य गहरा होता है। दूर गिरा हुआ ध्रुवांश खड़ा हुआ, चेहरा खून से भरा। बिजलियां खुद ब खुद फटने लगीं। दैत्य उसकी तरफ आया और गरजते हुए कहा, अंततः तुम लौट आए हो। वान्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कभी दैत्य को किसी से ऐसे बात करते नहीं देखा। ध्रुवांश घबरा गया। तू मुझे क्यों बुला रहा है? दैत्य की आंखों की आग बढ़ी और उसने कहा, क्योंकि तुम उस प्राचीन 4 भुजधारी दैत्य के उत्तराधिकारी हो, जिसका खून इस दरार की गहराई में सो रहा है। वान्या हक्का बक्का। लिखार स्तब्ध। ध्रुवांश की धड़कन रुक सी गई। दैत्य ने आगे कहा, और इस बार तुम्हें वही खून हासिल करना ही पड़ेगा
अंतिम वार का साया। ध्रुवांश ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसके चारों ओर की हवा भारी होती जा रही थी, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। सामने खड़ा निम्बास दर्द से तिलमिला रहा था, मगर उसकी आंखों में बुझी नहीं, जलती हुई हिंसा की आग थी। अचानक निम्बास ने अपने दांत भींचते हुए कहा, ध्रुवांश, तू सोचता है कि ये मेरा अंत है? नहीं, मेरा असली रूप तो अब शुरू होगा। उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए। भूमि फटने लगी, काली ऊर्जा के बुलबुले आसमान की ओर तैरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे धरती उसके क्रोध का बोझ उठाते उठाते थक गई हो। ध्रुवांश पीछे हटने ही वाला था कि अचानक एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। रुको ध्रुवांश, उसके जाल में मत फंसना। ये आरुषि थी। वह कहीं से दौड़ते हुए वहां पहुंची। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और आंखों में डर की जगह दृढ़ता साफ दिख रही थी। ध्रुवांश चौंक गया। आरुषि, तुम यहां कैसे? लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले निम्बास जोरदार हंसी में फट पड़ा। बहुत अच्छा, अब खेल और रोचक हो जाएगा। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और काली ऊर्जा सीधे आरुषि की ओर भागी। ध्रुवांश की आंखें फैल गईं। उसने छलांग लगाई और आरुषि को अपनी बाहों में लेकर एक तरफ धकेल दिया। काली ऊर्जा उसकी पीठ को छूते ही जलाने लगी। ध्रुवांश दर्द से कराह उठा। आरुषि चीख पड़ी, ध्रुवांश, नहीं। लेकिन ध्रुवांश ने दर्द के बावजूद सिर उठाया और निम्बास की ओर देखा। अब उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसकी आंखों में एक अनजानी नीली चमक जग चुकी थी। निम्बास पहली बार घबरा गया। ये क्या? यह शक्ति तूने कहां से? ध्रुवांश बुरी तरह घायल था, लेकिन उसकी आवाज पहले से ज्यादा स्थिर और भारी थी। ये शक्ति मेरी नहीं, यह उन लोगों की है जिन्हें मैं बचाना चाहता हूं। नीली चमक तेज होने लगी, जैसे कोई बंधा हुआ शक्ति स्रोत आखिरकार आजाद हो रहा हो। निम्बास ने गुस्से से दहाड़ लगाई और पूरा अंधकार उसके शरीर से बाहर निकलने लगा। दोनों शक्तियां आमने सामने टकराने को तैयार थीं। और अगले ही पल पूरा मैदान नीले और काले प्रकाश के विस्फोट से भर गया। कौन बचा? कौन गिरा? और ध्रुवांश के भीतर यह नई शक्ति आखिर है क्या?